गोरखपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुमन अपने दो बेटों अर्जुन और विक्रम के साथ रहती थी। हालांकि सुमन ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। उसने घर में बहुएं ला रखी थी, लेकिन उसकी बड़ी बहू मीरा बहुत काली थी, परंतु गुणवती थी, और उसकी छोटी बहू प्रिया बहुत सुंदर और रूपवती थी। लेकिन अपनी सुंदरता को लेकर उसे बहुत घमंड था। मैं कह रही थी, प्रिया बहन, जरा आंगन झाड़ दो ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है। तुम बस आंगन झाड़ दो, बाकी मैं सभी काम कर लूंगी। प्रिया मन में सोचने लगती है, इस आंगन में इतनी धूल मिट्टी पड़ी है, और अगर मैं अभी झाड़ने जाऊं तो मेरे पूरे शरीर पर धूल मिट्टी भर जाएगी। धत तेरे की, इतना सुंदर चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई बहाना करना होगा। मैं यह आंगन नहीं झाड़ सकती। दीदी, आप तो जानती हो ना, कल मेरे हाथ में बहुत जोर से लग गई थी, इसलिए मेरा हाथ बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है, और हाथ से पकड़कर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं क्या कहूँ? आपको क्या लगता है मैं आंगन को झाड़ नहीं सकती? पर क्या करूँ दीदी, आप जरा कष्ट करके आप ही कर लो ना। अच्छा, फिर ठीक है प्रिया, तो मैं सारे काम कर लूंगी। मुझे तो पता नहीं कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई। ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो, मैं एक एक करके सारे काम कर लूंगी। अगर तुम मुझे जरा मदद कर देती तो मेरे काम थोड़े कम हो जाते, वरना घर में तो बहुत सारा काम पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो, मैं सब कर लूंगी। प्रिया झूठी बातों का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। फिर मीरा घर के सारे काम एक एक करके करने लगती है। अरे बहू, तुम सुबह से अकेले ही सभी काम कर रही हो। वैसे छोटी बहू कहाँ चली गई? उसे तो यहाँ आसपास भी नहीं देख रही हूँ मैं। माँ जी, मैं क्या कहूँ, छोटे के हाथ में चोट लग गई है, इसीलिए वह कुछ कर नहीं सकती। तो मैंने कहा कि तुम जाकर जरा आराम कर लो। तुम्हें आज घर का कोई कामकाज नहीं करना होगा, इसलिए घर के सारे काम मैं अकेले ही कर रही हूँ। अच्छा, समझ गई, समझ गई। वह सब बहाने हैं उसकी बहू। किसी हाथ वात में कुछ नहीं हुआ। इतने दिनों से तुम इस घर में हो और तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाहती है और क्या नहीं कहना चाहती है। ये सभी बातें उसकी बहाने हैं। वो तो हमेशा रूप चर्चा में ही व्यस्त रहती है। लेकिन माँ जी, अगर किसी को चोट लग जाए तो वो क्या झूठ बोलेगा, और छोटी ऐसे झूठ क्यों बोलेगी? अब बताइए तो। अरे बहू, वो सब तू नहीं समझेगी। तू तो बहुत सरल सादी है, इसीलिए तुझे कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाता है। तूने अभी दुनिया देखा ही कहाँ है। यूं ही नहीं मेरे बाल सफेद हो गए। अभी तुझे लोगों को समझाने में बहुत वक्त लगेगा। अच्छा, ठीक है माँ जी, जो होना था हो गया। चलिए, तो अब मैं आपको खाना खिला दूं। आपको तो शायद बहुत जोर से भूख लगी होगी। चलिए माँ जी, अब और बातें नहीं करनी है। हाँ बहू, चलो। बहुत जोर से भूख लगी है। चलो अब खाना खा लेते हैं। ए जी, सुन रहे हो? इस गांव में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? बोलो तो। अरे प्रिया, ये कैसा सवाल कर रही हो? बताओ तो। अरे बोलो ना, इस गांव में सबसे ज्यादा रूपवती कौन है? बोलो तो। प्रिया, इस गांव में तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। तुमसे ज्यादा रूपवती कोई है ही नहीं। हाँ, फिर यह भी जान लीजिए, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई और हो भी नहीं सकता। पता नहीं माँ ने तुम में ऐसा क्या देखा जो तुम्हारे साथ मेरा ब्याह करा दिया। यह कौन जानता है, मैं तुमसे और अच्छा लड़का पा सकती थी, समझे? क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी लड़का मुझे देखते ही पसंद कर लेता। क्यों प्रिया, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं दिखने में बुरा हूं या मुझ में कोई कमी है? बोलो तो जरा। हाँ, जाओ ना, जरा शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखो, तब समझ आएगा कि तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं जचते, समझे? तुम कहाँ और मैं कहाँ। पता नहीं माँ ने किस दुख में तुमसे मेरा ब्याह किया, यह कौन जानता है भला। देखो प्रिया, इतना ज्यादा रूप का घमंड करना अच्छा नहीं है। आज तुम्हारा रूप है तो कल नहीं भी हो सकता है। लेकिन इंसान के मन और गुण ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो तो तुम्हारे मन में है ही नहीं।
सारा दिन बस रूप चर्चा में बैठी रहती हो। ये सुनो, मेरे सामने बिल्कुल बकवास बातें मत करना। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुम्हें मेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की मिल गई, नहीं तो उस दीदी जैसी काली भूतनी तुम्हारी किस्मत में होती, समझे? क्यों? तुम्हारे रूप को धुलकर मैं पानी पी जाऊं क्या? हाँ, वो तो तुम पी ही सकते हो। अगर तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा सुंदर हो जाए तब तुम कहना। ठीक है, जब तुम मुझे लेकर घर से निकलते हो तब आसपास के लोग मेरे रूप की तारीफें करते हैं। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? चलो हटो तो, अब मुझे सोने दो। हर वक्त रूप रूप और रूप। सारा दिन घर में बैठकर बस यही करती रहती हो। कल मुझे उठना है, अब मैं सोता हूँ। हाँ, वही तो। मैं जरा सुंदर हूँ तो सब मेरे रूप को लेकर कितने चलते हैं। माँ जी, मैं कह रही थी, जरा मेरे साथ चलिए ना। मेरी पीठ पर जरा साबुन लगा दीजिएगा। मेरी पीठ तक हाथ नहीं पहुँच रहा, इसलिए मैं अच्छे से साबुन नहीं लगा पा रही हूँ। चलिए ना माँ, आप जरा लगा दीजिए। सुनो मीरा बहन, माँ जी की उम्र काफी हो गई है और इस उम्र में कुएं पर माँ जी का पैर फिसल सकता है। कहीं कुछ हो गया तब क्या होगा? उससे अच्छा चलो मैं ही तुम्हारे पीठ पर साबुन लगा देती हूँ। नहीं दीदी, रहने दो। तुम्हारे उस काले शरीर से अगर तुम मेरे शरीर को छूओगी तो पता नहीं मैं भी तुम्हारी तरह काली हो गई तो। नहीं नहीं बाबा, तुम्हारे हाथ से मैं साबुन नहीं लगवाऊंगी। छोटी बहू, ये तो क्या बोल रही है? क्या तुम जानती हो तुम ये सब क्या बात कर रही हो और किससे ऐसा बोल रही हो? जो लड़की हमारे घर के लिए सारा दिन मेहनत करती है, इतना खाना बनाती है, उसके हाथ का खाना तुम खाती हो और उसे ही कह रही हो कि उसके हाथ से साबुन नहीं लगवाओगी। छोटी, तू ऐसी बात क्यों बोल रही है बहन? मैं तो तुझे बहन की तरह कितना प्यार करती हूँ। तुझे बहन का दर्जा दिया है और तूने इस तरह बोल दिया। मैं क्या करूँ? बोल। अगर भगवान ने मुझे काले रूप में भेजा है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी मर्जी से काली हुई हूँ? कौन सी लड़की अपनी मर्जी से काली होना चाहेगी? बताओ, इस दुनिया में काली को कोई पसंद नहीं करता है और तुमने भी मुझे इस तरह बोल दिया। क्या दीदी, मैंने तो सही बात ही कही है। एक बार शीशे में जाकर अपना चेहरा देखो ना, तब समझ आएगा कि तुम कितनी काली हो। और हाँ, रहने दो, किसी को इतना साबुन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद ही लगा लूंगी। ये सारी बातें सुनाकर प्रिया वहां से चली जाती है। माँ, आप बताइए ना, अगर मैं काली हूँ तो क्या यह मेरा दोष है? क्यों सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? काले होने से क्या वे इंसान नहीं हैं? बहू, तुम उसकी बातों से दुखी मत हो। उसकी तो अभी अक्ल ही नहीं आई है कि कहाँ क्या बात बोलनी है। तुम चुप रहो। मैं तो जानती हूँ कि तुम कैसी हो। माँ जी, जब बाहर के लोग काला बोलते हैं वो तो समझ आता है, लेकिन जब घर के ही लोग काला कहकर अपमान करते हैं तब वो बहुत दुखदाई होता है माँ, बहुत दुखदाई। बचपन से ही सुनते आ रही हूँ, मैं काली हूँ, मैं काली अपशकुनी हूँ। लेकिन क्यों माँ, समाज में ऐसा क्यों होता है कि काले लोगों को क्यों महत्व नहीं दिया जाता? दुखी मत हो बड़ी बहू। एक दिन छोटी बहू अपनी गलती समझ जाएगी। तुझे कितना दुख हो रहा है यह मैं समझ सकती हूँ और तुम्हें जो गुण है वह मैं जानती हूँ। भगवान ने शायद तुमको रूप नहीं दिया, लेकिन तुम्हें सभी गुण देकर भेजा है। मीरा के गहरे रंग की वजह से प्रिया जब तब मीरा को ताने मारती थी। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा है, वो सब क्रीम व्रीम लगाकर कितनी साफ हो रही है और मैं बिना कुछ लगाए इतनी सुंदर हूँ। तो अगर मैं वो लगाऊं तो और कितनी सुंदर हो जाऊंगी। हाँ, एक बार लगाकर देखना होगा। आज मेरे पति जब आएंगे तब मैं उन्हें मनाकर वो क्रीम खरीद कर ले आऊंगी, तब मैं और ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। फिर मीरा प्रिया को बाहर से बुलाने लगती है। प्रिया, ओ प्रिया, कहाँ चली गई? जरा बाहर आ बहन। अरे, मुझे तालाब के किनारे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
यह काम करती हूँ, दीदी के साथ जाती हूँ। अगर तालाब के किनारे कोई होगा तो वो तो मेरे सुंदर चेहरे की तारीफ करेगा। फिर तो चलती हूँ। ठीक है दीदी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर दोनों तालाब की ओर चल देती हैं। जब मीरा और प्रिया तालाब के किनारे पहुंचती हैं, तब वहां गांव की 2 और भाभियां थीं। तब वो बोलने लगती हैं। सुमन काकी की छोटी बहू तो पूरी राजकुमारी जैसी लगती है। कितना सुंदर रूप है। इतना सुंदर रूप हमारे गांव में किसी का भी नहीं है। इतनी सुंदर कि मैं क्या कहूँ। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। सुमन काकी की बड़ी बहू को देखो, हांडी के पीछे जैसा काला रंग होता है वैसा ही लग रही है। और इधर छोटी बहू का रंग देखो, सोने जैसा चमक रहा है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। वैसे ओ छोटी बहू, ऐसा रंग तुमने कैसे बनाया? बोलो तो जरा, हमें भी तो बताओ। अरे ये सब क्या बोल रही हो आप? ऐसा रूप तो ऊपर वाले ने मुझे दिया है। और हाँ, मैं बिना कुछ लगाए ही इतनी सुंदर हूँ। तो जरा यह बताइए, अगर मैं कुछ लगाऊं तो कितनी सुंदर दिखने लगूंगी? अरे छोटी बहू, तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम बिना लगाए ही इतनी सुंदर हो। जरूरत तो तुम्हारी जेठानी को है। तुम ऐसा करो, कोई क्रीम लाकर अपनी जेठानी को दो। बेचारी अपने चेहरे और शरीर का रंग थोड़ा बदल ले। हाँ, बस वही बाकी था। दीदी चाहे कितना भी कुछ लगाए, दीदी का रंग काले से सफेद नहीं होने वाला, ऐसा ही रह जाएगा। देखो बहन, मेरा रब ने मुझे जो रंग देकर धरती पर भेजा है, मैं उसी के साथ अच्छी हूँ और मैं इसे ही रखना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा शौक नहीं है गोरा होने का। और हाँ, मुझे किसी चीज को लगाने की जरूरत भी नहीं है। रहने दो दीदी, तुम्हें और बोलने की जरूरत नहीं है। यह जो तुम ऊपरी मन से बोल रही हो ना, मैं वो सब जानती हूँ। और हाँ, तुम जो मेरी सुंदरता को देखकर जलन करती हो ना, वो भी मैं अच्छे से जानती हूँ। ये सब तू क्या बोल रही है बहन? तुम्हारे रूप को देखकर मैं जलन क्यों करूंगी? बताओ तो। और हाँ, अगर मैं जलन करूं तो क्या तुम्हारा रूप मेरे पास चला आएगा? बताओ। मीरा की बातें सुनकर प्रिया कोई बात नहीं बोलती। फिर मीरा और प्रिया घर की जाने लगती हैं। रब ने मुझे जो रूप देकर भेजा है, मैं उससे खुश हूँ। पता नहीं लोगों को मेरे इस रंग से क्या परेशानी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, हर जगह रूप की ही चर्चा होती है। क्यों? जो काले हैं, क्या वे इंसान नहीं हैं? जिनके पास रूप है, उन्हें इतना घमंड क्यों है? ये कौन जानता है? मीरा को सभी की बातें बहुत दुख पहुंचाती हैं, लेकिन मीरा सबके सामने कोई बात नहीं बोलती। वह मुंह बंद करके वहां से चली जाती थी। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अच्छा सुनो ना, मैं कह रही थी, मेरे लिए कुछ क्रीम ला दोगे? मैंने वो वीडियो में देखा है, वो लोग क्रीम लगाकर कितनी सुंदर हो रही हैं, तो मैं भी एक बार लगाना चाहती हूँ। ला दो ना, ला दोगे ना? क्यों प्रिया, तुम तो वैसे ही सुंदर हो, तो फिर क्रीम लगाने की क्या जरूरत है? देखो, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बेबी जरा सुंदर हो? सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। और हाँ, मैं इतना जो कुछ भी करती हूँ, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ही करती हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम इतनी चिंता मत करो। क्या क्या लाना है? एक बार तुम उसे कागज पर लिखकर मुझे दे दो, मैं खरीद कर ला दूंगा। प्रिया अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा छोटी, तू आ गई है बहन? बहुत अच्छा किया। जरा सब्जियां काट दे ताकि मैं सभी खाना जल्दी जल्दी बना लूं। सुबह से अकेले ही कर रही हूँ। अब तू आ गई है तो जरा मेरी मदद कर दे मेरी बहन। देखो दीदी, मैं वो सब्जी वजी नहीं काट पाऊंगी, और अगर सब्जी काटने गई तो मेरा हाथ भी कट जाएगा। अगर सब्जी काटने गई और मेरा हाथ कट गया तो क्या होगा? बोलो तो। मैं वो सब नहीं कर सकूंगी, और तुम जैसे कर रही हो वैसे ही करो। मैं जा रही हूँ। बहन, तो घर का कोई भी काम कभी अच्छे से नहीं करती हो। एक भी काम बोलने पर तू ऐसा क्यों करती हो? देखो दीदी, अगर मैं घर के कामकाज करने गई तो मेरे शरीर और हाथ पैर पर मिट्टी लग जाएगी, और मैं नहीं चाहती
कि मेरे इतने सुंदर शरीर पर धूल मिट्टी लगे। तू सुंदर है तो क्या घर का कोई काम नहीं करेगी? तो शादी क्यों की? बोल, घर पर ही रह सकती थी। तू तो जानती है ससुराल आने पर सारे कामकाज करने होते हैं। घर में वृद्ध माँ है तो तू क्या बोलेगी? किससे काम करवाएगी? मैं हूँ तो सारे कामकाज कर देती हूँ, और तू अगर अकेली होती तो क्या बोलती? इतना रूप रूप कर सकती थी। देखो दीदी, यह घर के कामकाज तुम्हारी जैसी काली लड़कियों को ही शोभा देता है, मेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को नहीं। और हाँ, मैं यह सब नहीं कर सकूंगी। तुम जैसे कर रही हो वैसे ही करो। मैं जा रही हूँ। प्रिया मीरा को यह सारी बातें बोलकर चली जाती है। अब अकेले इतना सारा खाना कैसे बनाऊं? ये समझ ही नहीं आ रहा। रात में जब प्रिया का पति घर लौटता है तो वो साथ में अपनी बीवी की बताई सारी क्रीम खरीद कर ले आता है। प्रिया, इस बैग में तुमने जो जो क्रीम की बात की थी सब है, देख लो। उन क्रीम को देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और वह मन में सोचने लगती है। इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति मेरे लिए क्रीम खरीद कर ले आए। आज रात ही क्रीम लगाकर सो जाऊंगी और कल से और ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। ओहो। फिर प्रिया उन क्रीम को अपने चेहरे, शरीर, हाथ पर लगाकर सो जाती है। जब प्रिया सुबह नींद से उठती है तो देखती है कि उसके सारे शरीर और चेहरे पर बड़े बड़े घाव जैसे निकल आए हैं। अरे, मेरे सारे शरीर, चेहरे, हाथ, पैर पर यह सब क्या निकल आया? इन सब की वजह से मेरा पूरा शरीर खराब हो गया है। अब मैं किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकूंगी। मेरे साथ ये सब क्या हो गया? फिर मीरा एक वैद्य जी को बुलाकर लाती है। वैद्य जी प्रिया को देखने के बाद कुछ जड़ी बूटियां देते हैं और वह बोलते हैं, इन जड़ी बूटियों को पीसकर घाव वाली जगह पर लगाना होगा। दीदी, तुम मेरे शरीर पर अपने हाथों से दवा लगाओगी? मेरा शरीर तो ऐसा लग रहा है जैसे सड़ गया है। दीदी, अगर वो चीज तुम्हारे हाथों पर लग गई तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। आप मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मेरे इस घाव को मत छुओ। भग पगली, इन सब से मैं नहीं डरती, और तू तो मेरी बहन है। तुझे आज इतना बड़ा कष्ट है और मैं ऐसे ही तुझे छोड़ दूं? मुझे जो होना होगा होता रहे, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तुझे पहले ठीक होना है। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती बहन। दीदी, मैं समझ रही हूँ। मैंने हमेशा आपका कितना अपमान किया, आपको कितनी खरी खोटी बातें सुनाई हैं, आपके रंग को लेकर कितना मजाक उड़ाया है, और आज देखो, भगवान ने मुझे वैसे ही बना दिया है। छोटी बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तुमने अपनी गलती समझ ली है, यही बहुत है। और हाँ, अब तू देखना, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बहन, अब तू चुप हो जा। मैं अब इन जड़ी बूटियों को लेकर तेरे शरीर पर हर जगह लगा देती हूँ। देखना, कुछ ही दिनों में तू फिर से ठीक हो जाएगी। फिर मीरा उन जड़ी बूटियों को लेकर प्रिया के सारे शरीर पर धीरे धीरे लगा देती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं और हर दिन लगाने से प्रिया पूरी तरह ठीक होकर सामान्य पहले जैसी हो जाती है। दीदी, यह सब कुछ आपके कारण हुआ है, और अगर आप नहीं होती तो शायद मैं आज अपने पहले वाले रूप में वापस नहीं आ सकती। आपको क्या बोलकर धन्यवाद दूं? अगर धन्यवाद दिया तो बहुत छोटा होगा। मैं आपको धन्यवाद देकर छोटा नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं प्रिया, हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम जो पूरी तरह ठीक हो गई हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। दीदी, मैंने अपनी गलती समझ ली है, मुझे माफ कर दो। और आज मैं समझ गई कि रूप का होना हर वक्त कुछ नहीं होता, गुण होना भी जरूरी है, और वो तो आप में है दीदी। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपको इतने दिन कैसा दुख हुआ होगा। आज के बाद मैं आपके रंग को लेकर कोई बात नहीं बोलूंगी। अगर कोई बोलेगा तो सबसे पहले मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी। बहन, तुझे मैं और क्या बोलूं? तो तू मेरी छोटी बहन है, और तुझ पर मैं क्यों नाराज रहूं? बोल। और हाँ, तूने जो अपनी गलती समझ ली है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। मीरा और प्रिया इसके बाद से खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती हैं।
और गांव में अगर कोई मीरा के रंग को लेकर बात बोलता था तो ढाल बनकर प्रिया ही सामने खड़ी हो जाती थी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।